दोस्तों क्या हो अगर यहाँ पर भारत का ₹1 यूएस के $1 के बराबर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर क्या असर पड़ेगा, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, पूरा यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ पर वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि यहाँ पर दूसरों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दिनों दिन हमारा रुपया कमजोर होता ही जा रहा है और यहाँ पर आज़ादी की बात करें 1947 की, तो यहाँ पर जब आज़ाद हुआ था भारत तो $1 इजिकल टू 1 इंडियन रुपीज, यानी कि हाँ दोस्तों हमारा ₹1 $1 के बराबर था। फिर उसके बाद यहाँ पर भारत सरकार ने 1950 के बाद से यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर खर्च किया तो पूरा पैसा समाप्त हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पर लोन लेने पड़े, बहुत सारे कर्ज लेने पड़े अलग अलग देशों से, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर इंडो चाइना वॉर हुए, बहुत सारे हुए यहाँ पर। तो जब इंडो चाइना वॉर हुआ था शायद $1 इजिकल टू 7 रुपीज़ के बराबर था। तो यहाँ पर ऑयल क्राइसिस आया, उसके बाद भी यहाँ पर 17 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। तो बहुत सारे यहाँ पर भारत के ऊपर क्राइसिस आए जिसकी वजह से यहाँ पर भारत का डिवैल्यूएशन करना पड़ा बार बार, क्योंकि फंड की जरूरत थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आता, जब यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती। चीज़ें सस्ती मिलती कब, जब यहाँ पर डिवैल्यूएशन होता पैसे का, तभी तो ना उनके पैसे के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलेगी, तभी वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, आगे विकास होगा। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर इस पर काम किया था। और दोस्तों यहाँ पर रुपए का यहाँ पर अवमूल्यन इस प्रकार से होता गया है, जहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पर हर साल मतलब हर बार यहाँ पर कितना कितना रुपया हमारा यहाँ पर डिवैल्यूएशन होता गया डॉलर के मुकाबले। फिर यहाँ पर 1993 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मदद से क्या हुआ कि इसके 1993 के पहले तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, फिर उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में यहाँ पर कोई सर विदेश डिसाइड नहीं करेगा कि इस रुपए की इतनी मूल्य कम किया जाए तब जाके हम आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देंगे या फिर वो देंगे। तो यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से ये होगा कि डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा वर्क करेगा। आज यहाँ पर यूएस डॉलर इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई यूएस डॉलर खरीदना चाहता है। साथ ही साथ ये एक फैक्टर है, ये जो मेजर बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। यहाँ पर इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जीडीपी है, प्रोडक्शन है। जो यहाँ पर भारत में ज़्यादा होगा तो यहाँ पर उसका मूल्य भी मजबूत होगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो रुपया मजबूत होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर मजबूत हो या वीक हो, दोनों में से कौन सा होना चाहिए भारत के लिए, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पर बात करने से पहले यहाँ पर फैक्ट्स जान लेते हैं कि इंपोर्ट कितना करता है भारत और एक्सपोर्ट कितना करता है। इंपोर्ट यहाँ पर 514 बिलियन का करता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाए जो होता है वो है यहाँ पर 330 बिलियन का। तो यहाँ पर दोनों ही डाटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के लिए यहाँ पर उसका रुपया मजबूत होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड है, जैसे कि चाइना हो गया, सेकंड नंबर पे भारत आता है वैसे ही। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर भारत दोनों तरह से करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भारत को अगर रुपया सस्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उसमें भी वर्क किया जा सकता है। वो कैसे, वो यहाँ पर ऐसे कि यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। फॉरेन रिजर्व होगा तो यहाँ पर हमारा देश एक्सपोर्ट रिजर्व हो गया, एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की वजह से जो हमारे यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट है वो भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो भी इसी पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को ला रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर विदेशों से बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब लगाओ आप। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने से ये भी बेनिफिट होगा कि यहाँ पर से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी यहाँ पर कम किया जा सकेगा। चलो ये तो ठीक है, ये तो सब हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा फायदा क्या होगा, फायदा मैं बता देता हूँ। यूएस में कोई यहाँ पर पढ़ाई करने जाता है तो उसे यहाँ पर पढ़ाई सस्ती मिलेगी। साथ ही साथ बाहर से जो हम सामान खरीदते हैं वो भी हमें यहाँ पर सस्ता मिलेगा, पेट्रोल सस्ता मिलेगा। आईफोन जो आप यहाँ पर अभी 60,000 रुपये का लेते हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको केवल और केवल मात्र 600 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना सस्ता। और यहाँ पर आप विदेश घूमने जाते हो, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर ज़्यादा विजिट करते हो तो आपको वो भी सबसे सस्ता देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कितना सस्ता हो सकता है। अब यहाँ पर इसके नुकसान की भी बात कर लेते हैं। नुकसान में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर विदेशी इन्वेस्ट नहीं आएगा, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर है, सस्ती लेबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जहाँ पर अगर कोई बात करें हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की,
तो जो यूएस में कोई एम्प्लॉय रखेगा वहाँ का कर्मचारी को उसे $50,000 देने पड़ेंगे। वही यहाँ पर भारत में इतना नहीं देना पड़ेगा। भारत में 35 या 30 में यहाँ पर सेटल हो जाएगा मामला। 35-30 डॉलर में यहाँ पर उसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये पता लगता है कि भारत में लेबर सस्ती है और यहाँ पर एक चीज़ पे वर्क होना चाहिए, वो है यहाँ पर स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर पर मैं इस अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा जो चाइना से रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो। और दोस्तों यहाँ पर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर सर्विस सेक्टर का, जो सर्विस सेक्टर में बता देता हूँ कैसे आईटी या कॉल सेंटर जो विदेशों ने यहाँ पर भारत में खोल रखे हैं उनका यहाँ पर 60% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। उसमें से यहाँ पर 32% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देता है। तो यहाँ पर भारत में कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यही ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक और सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, मेरा ओपिनियन है। आपको अच्छा नहीं लगता ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आदमी को यहाँ पर खुद का कुछ करते रहना चाहिए, यहाँ पर स्टार्टिंग तो करनी चाहिए। यहाँ पर भारत हमेशा से ज्ञान का रहा है, ज्ञान देना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वैसे भी विश्व गुरु रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए और खुद का कुछ करते रहना चाहिए। यहाँ पर इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर भारत में, देखा जाए तो वो फेल हो गए यहाँ पर किसी भी नौकरी में चल जाते हैं, या फिर कुछ भी बीटेक वालों को भी मैंने यहाँ पर देखा दुकानों पर काम करते हैं। यार तुम्हारे पास स्किल है, नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ ट्राई करके तो देखो। ट्राई करने के बाद फेल हो जाओ वो बात की बात है, एक बार वापस ट्राई करना तो क्यों नहीं हो सकता। आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, कभी ना कभी तो सक्सेस होगे ना। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। ये भी यहाँ पर मेरा ओपिनियन है। आपको अच्छा नहीं लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सबसे नंबर 1 सॉल्यूशन जो हमें यहाँ से भारत में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते रहना चाहिए। जैसे चाइना के हर घर में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, तो हमें भी यहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। टॉय हो गया, कुछ भी हो गया, हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना चाहिए, जिससे यहाँ पर हमारा माल ज़्यादा जा सके, फॉरेन रिजर्व आ सके। और साथ ही साथ हमें एक और यहाँ पर सॉल्यूशन है, वो है दोस्तों यहाँ पर भारत की इंडस्ट्री को प्रमोट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में ही कोई कंपनी खुली, भारत में ही सब कुछ कर रही है, तो उसको यहाँ पर भारत में ही प्रचार प्रसार मिले, भारत का ही उत्पाद यहाँ पर हम यूज़ करें और उसे ही यहाँ पर प्रमोट करें। इसका नाम यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मुँह से सुनना चाहता हूँ, आपको पता है या नहीं है वो क्या नाम दिया था। और यहाँ पर एक और सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर ऑयल का यूज़, क्रूड ऑयल जो होता है यहाँ पर उसका काम कम से कम मिले और यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जाए, जिसकी मदद से यहाँ पर भारत में कुछ ना कुछ हो सके। और यहाँ पर हम वैसे भी कुछ ना कुछ तो बनाते रहते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो होती रहती है, हम पहले भी इन्वेंट करते थे, अभी भी इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर स्टक हो चुके हैं, हम अपने माइंड को खोलते नहीं है। खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बनाने के लिए सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। जो स्टार्टअप्स होते हैं इंडिया में, उनके बारे में अभी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें भी यहाँ पर माइंड लगाया जाता है। कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर बस अपने माइंड को खोलना रहता है। तो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, आपके घर घर में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दीजिए, उनका सॉल्यूशन निकालिए। हो गया नया स्टार्टअप। वीडियो में कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी यहाँ पर कुछ आइडिया मिल सके और कुछ नॉलेज यहाँ पर लग सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।